नमस्कार प्यारे साथियों, करंट अफेयर बूस्टर सीजन 3 सेशन 26 में आपका हार्दिक स्वागत है। वी हैव अ रॉकिंग सेशन लाइंड अप फॉर यू। बहुत बहुत मजा आएगा करंट अफेयर बूस्टर के अगले सेशन में। तैयार हैं पूरी ताकत से? सेशन को लाइक और शेयर कर लीजिए। संदीप सर जिंदाबाद बोल दीजिए। काम शुरू किया जा रहा है। ये इस वीक का शेड्यूल है प्यारे दोस्तों। हम क्षमा प्रार्थी हैं, कभी कभी शेड्यूल थोड़ा 10-15% ऊपर नीचे हो जाता है। कोशिश होगी कि संडे नाइट तक मैक्सिमम इसमें से हम कवर कर लें। फिर भी अगर 10-15% ऊपर नीचे हो तो माफी चाहेंगे। आज के शेड्यूल के हिसाब से तपस्या रिलीज कर दिया हमने, क्वांटम कंप्यूटर्स। डिड यू गेट अ चांस टू गो थ्रू इट? अगर आपने आज का तपस्या नहीं देखा है तो भैया मेरे तुरंत जाके देख लो, क्योंकि आज का तो बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ सेशन है क्वांटम कंप्यूटर्स, जो कि एक बहुत ही उभरती हुई फील्ड है और उस बारे में एग्जाम्स वगैरह में भी सवाल बहुत आते हैं। तो यू शुड नॉट मिस आउट ऑन द तपस्या सीरीज। एंड इन एडिशन टू दैट वी ऑल्सो हैव ऑल दीज अदर ब्यूटिफुल वीडियोज अवेलेबल फॉर यू करंट अफेयर फॉर एग्जाम के। तो क्वांटम कंप्यूटर्स हुआ, इकोनॉमिक्स ऑफ हैप्पीनेस, बिग मैक इंडेक्स, एशिया फिजिकल, इंडियन मेडिसिन, एक अच्छी सीरीज चल रही है दोस्तों। यूपीएससी सिविल सर्विसेज का हिंदी विश्लेषण भी। ये सब बेसिकली एक पैकेज है आपके लिए। सारे फ्री रिसोर्सेस हैं, यूज करें और जीवन में सफल हों। हमारे साथ प्रीमियम मेंबरशिप जरूर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं। पावर ऑफ एप्टी में एनरोल कर लीजिएगा दोस्तों। संडे मॉर्निंग 7:30 बजे टेस्ट भी होता है। जरूर जरूर हमारे साथ जुड़ें। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं आज, आपको बहुत मजा आएगा। तो यूनाइटेड नेशन के हो गए भैया 75 साल और उसका पूरा एक सेलिब्रेशन चल रहा है, कमेमोरेशन चल रहा है। हालांकि बहुत खराब परिस्थितियों में चल रहा है, लेकिन चल रहा है। नॉर्मली एक नॉर्मल सितंबर होता तो न्यूयॉर्क की सड़कों पर भीड़ ही भीड़ होती, लेकिन वैसा नहीं है। तो सब कुछ वर्चुअल है, जैसा आप देख रहे हैं कि हॉल खाली पड़ा है और टेलीविजन पे वर्चुअल चल रहा है, स्क्रीन पर वर्चुअल चल रहा है। तो अभी बड़ी खबर यह है कि चीन बोल रहा है कि 2060 तक मैं पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल यानी कार्बन तटस्थ हो जाऊंगा। जितना कार्बन एमिशन छोड़ूंगा उतना कार्बन एमिशन एब्जॉर्ब करके सिक्वेस्टर भी कर लूंगा। तो बेसिकली 3 चीजें होती हैं, एक होता है कार्बन न्यूट्रल, एक होता है कार्बन नेगेटिव और एक होता है कार्बन पॉजिटिव। तो कार्बन नेगेटिव तो बहुत अच्छी बात है कि आदमी जो है भैया वो ज्यादा कार्बन एब्जॉर्ब कर रहा है, छोड़ कम रहा है। लेकिन अभी सारे देश दुनिया के कार्बन पॉजिटिव ही, हम नेट फ्लो बना रहे हैं, स्टॉक बना रहे हैं। कार्बन न्यूट्रल का मतलब है हम 2060 तक चीन बोलता है कि भैया आज की तारीख में अमेरिका जो है वो उत्सर्जन के खिलाफ लड़ाई में बाधा बन रहा है, क्योंकि अमेरिका ने तो पेरिस क्लाइमेट डील छोड़ दी, डोनाल्ड ट्रंप ने तो पेरिस क्लाइमेट डील छोड़ दी। I'm not gonna allow this. No, sir, not at all. I'm gonna win again, and I'm gonna take care of the Xi fellow. Xi Jinping, great guy. Modi, great guy. तो अमेरिका ने क्या किया है कि उन्होंने पेरिस क्लाइमेट डील छोड़ के बहुत दिक्कत दी है। और वो किस मुंह से हमें कुछ बोलते हैं, ये कहना है शी जिनपिंग का। उन्होंने ये कहा है कि भैया 2060 तक मैं चीन को कार्बन न्यूट्रल बना दूंगा। इस तरह से बेसिकली शी जिनपिंग जो है वो एक मॉरल हाई ग्राउंड लेने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप बात को? एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुरु। पीक एमिशन 2030 तक आ जाएगा। बहुत बड़ा वादा कर दिया इन्होंने। पीक एमिशन का मतलब होता है मेरा मैक्सिमम जीएचजी एमिशन, वो आ जाएगा 2030 में और उसके बाद तो मैं नीचे ही जाऊंगा, क्योंकि मेरे यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, फॉसिल फ्यूल एनर्जी कम हो जाएगी। चाइना दुनिया में आज नंबर 1 एमिटर है दोस्तों। 25% जीएचजी चाइना से आ रहा है। तो चाइना वर्सेस यूएसए की जो लड़ाई हो रही है ना, अब आप देखिए ये एमिशंस की लड़ाई भी शुरू हो गई। इसके पहले ट्रेड वॉर चल रहा है, टेक्नोलॉजी वॉर चल रहा है, डिफेंस और मिलिट्री का वॉर चल रहा है, ह्यूमन राइट्स का वॉर चल रहा है, वो तो सब चल ही रहा है। अब ये एमिशंस वॉर भी शुरू हो गया। चीन ये कहता है कि मेरी टोटल 100 यूनिट एनर्जी में से 15 यूनिट हमेशा अक्षय ऊर्जा होती है, और दुनिया में अगर 100 इंस्टॉलेशंस लगे हैं अक्षय ऊर्जा के रिन्यूएबल के तो 30 तो मेरे यहीं लगे हैं। तो आप मुझ पर तो उंगली उठाओ मत। लेकिन पैरेलल में एक दूसरी कहानी और है। दूसरी कहानी ये है कि चीन का जो कोयला और तेल से जला के बॉयलर से स्टीम बना के टरबाइन घुमा के बिजली बनाने का कार्यक्रम होता है, थर्मल एनर्जी जो सबसे बुरी मानी जाती है, 1000 गीगावाट की लगी हुई है। भारत में कुल मिला के ये 250-260 गीगावाट है, वहां पर है 1000। और आज की तारीख में 135 गीगावाट का थर्मल नया बना रहा है चीन। इसका मतलब चाइना कोई कोल और ऑयल का कम नहीं कर रहा है, बढ़ ही रहा है, लेकिन पैरेलल में रिन्यूएबल भी कर रहा है। तो यह है भैया कार्बन एमिशन की चाइना की कहानी। 2 सवाल आपको दे रहा हूं, ऑफिशियली इसको नोट करो, आंसर्स लिखो, कमेंट थ्रेड में लिखो, ये सब एग्जाम में काम आएंगे, ध्यान रखिएगा। सीए बूस्टर जिंदाबाद, पीटी एजुकेशन जिंदाबाद। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन न्यूट्रलिटी, कार्बन नेगेटिविटी एंड कार्बन पॉजिटिविटी। दूसरा सवाल, व्हाट आर द कमिटमेंट्स ऑन environmental conservation being made by China and how realistic do they sound? तो पहला क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर, सब कुछ समझ में आ गया, कहीं कोई डाउट तो नहीं है? अरे बोलो भैया नहीं है ना डाउट? हाँ बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। तो ये पहली खबर थी। अब एक ऐसी खबर जिसने सभी का दिल बहुत लंबे समय से तोड़ा हुआ है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, शपूर जी पेलोनजी ग्रुप टाटा ग्रुप का एक हिस्सा बहुत लंबे समय से रहा है।
टाटा की जितनी भी कंपनियां, उसका जो होल्डिंग कंपनी है वो है टाटा सन्स। टाटा सन्स जो है वो सब में शेयर होल्डिंग लेके बैठा है और उसकी शेयर की वैल्यू से टाटा सन्स की वैल्यू होती है। टाटा सन्स में जो शेयर होल्डिंग है शपूरजी पैलोनजी ग्रुप की है, भारत के बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन, और उनका जो बेटा है साइरस मिस्त्री, रतन टाटा जी ने व्यक्तिगत रूप से उसको चुना कि भैया ये मेरा पूरा ग्रुप तेरे हवाले, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो पूरा टाटा ग्रुप साइरस मिस्त्री के हवाले करके रतन टाटा जी स्टेट्समैन बन के पीछे हट गए। लेकिन भारत में एक बहुत बड़ी समस्या दोस्तों, ये हमने इन्फोसिस के साथ भी देख ली और ये हमने टाटास के साथ भी देख ली। 2016 की दिवाली का वो दिन मुझे आज भी याद है, सब तरफ आग लगी पड़ी थी कि टाटा ने साइरस मिस्त्री को धक्के देके निकाल दिया। लिटरली वैसे निकाला था। आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दोस क्रूड वर्ड, बट दिस इज व्हाट हैपेंड। द काइंड ऑफ इंसल्ट दैट केम साइरस मिस्ट्रीज विद अनइमेजिनेबल। बहुत सारे आरोप लगे कि इसने बहुत ही बेकार लोगों को अपनी टीम में रखा हुआ है, इसके पास कोई विजन नहीं है, ये आदमी जानता ही नहीं है टाटा ग्रुप डूब जाएगा, टाटा ग्रुप। अरे भाई तो फिर लेकर क्यों आए थे उसको? ये सवाल मैंने तब भी उठाया था। ये आज से 4 साल पहले की बात बता रहा हूं आपको, जब ये हुआ था पूरा। तो रतन टाटा जी स्वयं रिटायर होकर शपूरजी पैलोनजी ग्रुप के जो वारिस हैं साइरस, उनको लेकर आए थे। लेकिन बहुत ही जल्द साइरस मिस्त्री से उनका मनमुटाव हो गया। तो ऐसा कहते हैं ना भारत में, द पेट्रियार्क्स नेवर रिटायर, द पेट्रियार्क्स ऑलवेज वांट टू एक्सर्ट कंट्रोल इवन व्हेन दे रिटायर, एंड दैट डजंट वर्क वेल विद द न्यू जनरेशन। दोनों में एज गैप भी काफी था, तो उनको तो निकाल दिया। बहुत लंबी चौड़ी कंट्रोवर्सी हुई और उसके बाद से एक दूसरे पे केसेस लाद रखे हैं सबने। अब शपूरजी पैलोनजी ग्रुप जो है वो टाटा ग्रुप में, टाटा सन्स में बहुत बड़ा शेयर होल्डर है, और टाटा सन्स में उसके शेयर की वैल्यू आज की तारीख में है भैया 1,78,000 करोड़ रुपए, 1.78 ट्रिलियन रुपीज। तो मतलब बहुत बड़ा खिलाड़ी है ये तो। और ये जो शेयर होल्डिंग है उसको प्लेज करके एसपी ग्रुप बाजार से पैसा उठा रहा था अपने बिजनेसेस के लिए, दूसरे बिजनेसेस के लिए। तो टाटा सन्स वालों के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने हर तरफ इनकी कंप्लेन की, सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि हाउ कैन यू प्लेज योर शेयर्स टू टेक मनी फ्रॉम द मार्केट, क्योंकि हमारा जो एग्रीमेंट है, शेयर होल्डर एग्रीमेंट, आप आपके शेयर, तो प्राइवेट कंपनी, आप आपके शेयर जो है प्लेज कर ही नहीं सकते। तो फाइनली एसपी ग्रुप के पास अब कोई रास्ता नहीं है, अपने शेयर बेचो और निकल जाओ। शेयर बेचना पड़ेगा टाटा को, क्योंकि राइट टू फर्स्ट रिफ्यूजल है, और अगर टाटा ने खरीदने से मना किया तो किसी दूसरे को बेच सकते हैं। और अगर एसपी ग्रुप बेच के निकला तो बाकी के सभी मामलों में उनका लोकस स्टैंडाई ही खत्म हो जाएगा। लोकस स्टैंडाई यानी मामलों के ऊपर आपका जो एक कानूनी पक्ष होता है, ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इत्यादि इत्यादि। तो ये कहानी है शपूरजी पैलोनजी ग्रुप और टाटा ग्रुप की। प्यारे दोस्तों, आज टाटा की जो पूरी वैल्यू है वो 90% एक कंपनी पे टिकी हुई है, और वो है टीसीएस। एंड टीसीएस इज अ रॉकिंग कंपनी, इट्स डूइंग फैंटास्टिक वेल, एंड आई हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर टीसीएस। फकीर चंद कोहली 1960s में उन्होंने टीसीएस बनाया, और लंबी कहानी है बहुत। फकीर चंद कोहली साहब को बहुत से लोग जानते भी नहीं है भारत में। ओरिजिनल जो डॉयन है, फाउंडर है इंडियन आईटी के, वो है एफसी कोहली साहब। तो ये कहानी है शपूरजी पैलोनजी ग्रुप और टाटा के बीच की। मतलब कितने भी बड़े हो जाएं, झगड़ा तो भैया ऐसा होता है कि पूछो मत। तो जितने बड़े लोग उतने बड़े झगड़े। हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाट आर द वेरियस डिमेंशंस ऑफ द टाटा वर्सेस एसपी ग्रुप बैटल। प्यारे दोस्तों, राहुल सिंह बिहार से जुड़े हुए हैं, बहुत प्यारा टेस्टिमोनियल लिखा है। बाकी स्टूडेंट से भी निवेदन है, फटाफट टेस्टिमोनियल लिख दो यार। आप कहते हैं कि बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, अलग अलग तरीके से इंस्पायर होते हैं। मुझे आप ये पूछते हैं कि इतना सारा नॉलेज, राइट नॉलेज आता कैसे? पढ़ पढ़ के समझ के फ्री थिंकिंग करके, अपना दिमाग लगा के दुनिया को समझने का प्रयास करके 5 साल 10 साल में आप भी पूरी तरह से मास्टरी कर लेंगे। हम आपके साथ हैं। गॉड ब्लेस यू राहुल सिंह जी, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आरबीआई ने एक रिसर्च पेपर जारी किया है जिसमें आरबीआई ये बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था में आने वाले तनाव को पहले से असेस करने के लिए हम 11 संकेतक डिफाइन कर रहे हैं। तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इकोनॉमी की बहुत प्यारी प्यारी खबरें मैं लाया हूं, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो पहली खबर इकोनॉमी की ये है, बड़ी खबर। आरबीआई ने 11 फिस्कल स्ट्रेस इंडिकेटर्स ढूंढ निकाले हैं। फिस्कल स्ट्रेस इंडिकेटर, राजकोषीय तनाव संकेतक, जिससे यह पता चलेगा कि भैया इकोनॉमी खतरे में जा रही है। और ये सारे के सारे वास्तविक अर्थव्यवस्था यानी आईआईपी ग्रोथ के साथ लिंक्ड हैं, तो दे कैन बी लीडिंग ग्रोथ इंडिकेटर्स। होता क्या है कि हमारी जो फाइनेंशियल इकोनॉमी है, जैसे स्टॉक इकोनॉमी, और जो रियल इकोनॉमी है, वास्तविक इकोनॉमी, उनके बीच में बहुत गैप है। फाइनेंशियल इकोनॉमी कहीं भाग रही है, रियल इकोनॉमी गड्ढे में जा रही है। तो लोग ये बोलते हैं कि भाई फिर किसी भी चीज का मतलब क्या है? जैसे अगर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता है तो वो आश्चर्य से देखता है कि ये चल क्या रहा है। इसलिए आरबीआई चाहता है इस गैप को ब्रिज किया जाए। आपको एक्सरसाइज का लॉजिक समझ में आ गया? एंड टू ब्रिज दैट गैप इट सेज दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट सर्टेन लीडिंग ग्रोथ इंडिकेटर्स, 11 फिस्कल स्ट्रेस। इसमें इन्होंने क्या किया? मनी मार्केट कवर कर लिया, डेट मार्केट कवर कर लिया,
इक्विटी मार्केट कवर कर लिया यानी स्टॉक बाजार, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कवर कर लिया विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार, और बैंकिंग सिस्टम। और इन 5 को लेकर इन्होंने बना लिए 11 फिस्कल स्ट्रेस इंडिकेटर। अलग अलग सब इंडेक्स हैं, सबके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। जैसे डेट मार्केट का समझा देता हूं, तो भैया कर्ज का जो बाजार होता है, बॉन्ड बाजार जो होता है, उसका जो उप संकेतक है, उप सब इंडेक्स जो है उसके अंदर, वो क्या कहता है, सूचकांक जो है, रियलाइज वोलेटिलिटी ऑफ 10 ईयर G-Secs एंड द स्प्रेड ओवर ग्लोबल यील्ड्स। अगर भारतीय सरकार के 10 साल के जो बॉन्ड जारी हो रहे हैं और अमेरिकी सरकार के 10 साल के बॉन्ड, उनके बीच में यील्ड में गैप बहुत आ गया है, अगर इसका मतलब मांग एकदम से गिर गई है, विदेशी निवेश आके, तो एक डैशबोर्ड बनेगा। डैशबोर्ड में ये सारी चीजें लाइव दिखती रहेंगी, जैसा मैं सोच पा रहा हूं आरबीआई जो करेगा, और उससे आरबीआई सेंस कर लेगा, अच्छा यील्ड इतना बढ़ गया, मतलब यहां पे तनाव आ गया है, तो वो रेकमेंड कर सकता है कि भैया कुछ इवेजिव एक्शन ले लो, रेमेडियल एक्शन ले लो। बात समझ में आ रही है आपको? ये है पूरी कहानी। तो ये एक बेसिकली एग्जाम के हिसाब से और एक समझ के हिसाब से कि आरबीआई इकोनॉमी की स्टडी लगातार कर रहा है और 11 इंडिकेटर्स ढूंढ के वो ये चाहता है कि भैया मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी में रेमेडियल एक्शन थोड़ी जल्दी हो, सजगता थोड़ी जल्दी आए इत्यादि। तो हमारा अगला सवाल नोट करेंगे, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड द 11 इंडिकेटर्स ऑफ फिस्कल स्ट्रेस दैट द आरबीआई हैज नाउ इवॉल्व्ड। बहुत अच्छा सवाल है, उत्तर कमेंट थ्रेड में दीजिएगा। आरबीआई फिलहाल पिछले 1, 2, 3 साल से कैसा काम कर रहा है, आपको क्या लगता है हमें बताइए। आरबीआई की एमपीसी, पहली एमपीसी अब समाप्त हो गई है, कुछ ही महीनों में दूसरी एमपीसी आएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, एमपीसी में क्या क्या परिवर्तन होंगे, क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए, और आपको क्या लगता है दोस्तों कि आरबीआई भारत की अर्थव्यवस्था में आज किस प्रकार से योगदान दे रहा है, अच्छा दे रहा है, बुरा दे रहा है, नहीं दे रहा है? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जरूर बताएं। बहुत शानदार कोर्सेज यूपीएससी आईएएस एकेडमी के लिए, हमारे आपके पीटी दास एकेडमी के, आप जरूर एनरोल करें ऑनलाइन एज वेल एज हार्ड डिस्क में। हमारा लाइव कोर्स बहुत जल्दी शुरू होने वाला है दोस्तों, बी रेडी, आई विल बी मेकिंग द अनाउंसमेंट एनी मोमेंट। उसका अलग से वीडियो भी लाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा हम क्या करेंगे। 2021 और 2022 की पूरी तैयारी करवाऊंगा। आप अभी और कहीं एनरोल मत करें, वेट करें, अनाउंसमेंट होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्यारे दोस्तों, भारत ने लेबर लॉ रिफॉर्म कर ही डाला, जो 70 सालों में नहीं हुआ वो अब हुआ है, और इस बारे में मैंने पहले 2 वीडियो जारी किए हैं। आप ये दोनों प्लीज देख लेना अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं। माइग्रेंट लेबरर्स इशू और लेबर लॉ रिफॉर्म, इस पे 2 बहुत तगड़े तपस्या सेशंस ऑलरेडी उपलब्ध हैं। वेब की लिंक भी मैंने दी हुई है। कितने बच्चों ने ये दोनों ऑलरेडी देखे हैं? तो जब भी आप ऐसे सेशंस को हमारे देखें तो भैया पूरा देखो, अपने नोट्स बनाओ, एग्जाम में ऐसा कैसा काम आएगा। और उस वक्त सेशन को लाइक और शेयर किया करो, और हमारे साथ आप हमारी यूट्यूब की मेंबरशिप जरूर लीजिए, हमें मजा आएगा। आप हमारे साथ प्रीमियम मेंबरशिप में भी आएंगे। तो अब सरकार ने हिम्मत करके 4 नए लेबर लॉ बना दिए। 4 जो लेबर लॉ बने हैं प्यारे दोस्तों, कुल मिला के 29 सेंट्रल लॉज खत्म हो गए। ये लॉज वो हैं जो 1930 से बने हुए थे। फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, माइंस एक्ट, ईपीएफ एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। आप ये मान लीजिए कि ये भूकंप है। पूरी एग्जिस्टिंग व्यवस्था को सरकार ने सर के बल उलट दिया है, और वो 29 केंद्रीय कानूनों को अब घटा के 4 कोड्स में तब्दील कर दिया है। और ये तब हुआ है जब हमारी इकोनॉमी फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और अभी उठने का कोई संकेतक नहीं है, क्योंकि कोविड कंट्रोल के बाहर है। देखिए, ये बात मैंने आपको मार्च में भी बोली थी, जब तक कोविड को क्रश नहीं करोगे इकोनॉमी उठने वाली नहीं है। आप समझते हो ना, ट्रेड मतलब टूरिज्म नहीं उठेगा, रेस्टोरेंट्स नहीं उठेंगे, मॉल्स नहीं उठेंगे। अगर ट्रेड, टूरिज्म, रेस्टोरेंट, मॉल, रिटेल ये सच्चे अर्थों में हिम्मत से नहीं उठेगा तो भारत तो है ही सर्विस सेक्टर इकोनॉमी। तो इसलिए कोविड को हमें रोकना बहुत जरूरी, वो हो नहीं रहा। आज का एडिटोरियल भी उसी पे 1 मिनट में आ रहे हैं। ऐसे में सरकार ने ये आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। बेसिकली सरकार की सोच ये है कि मैं कंपनियों को प्रोत्साहित करूं कि भैया निवेश करो, कि देखो हायरिंग फायरिंग नहीं होती थी, अब हो सकती है। वेजेस वाला कोड तो पहले ही पारित हो गया था 2019 में। अब सरकार लेकर आई है सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ऑक्यूपेशन सेफ्टी, सारे पास हो गए राज्यसभा से। और वैसे भी ऑपोजिशन था नहीं, तो द आयज हैव इट खत्म हो गया, जायद ही हो गया सारा, नेस थे ही नहीं बेचारे। इंडस्ट्रीज को अब स्वतंत्रता मिलेगी, लोगों को नौकरी पे रखो, निकालो, बहुत आसान हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि 100 की लिमिट बढ़ा के 300 हो गई। स्ट्राइक करना बहुत मुश्किल कर दिया, मतलब ट्रेड यूनियन को अगर हड़ताल करनी है तो पहले रिटर्न नोटिस दो, लंबा चौड़ा कई हफ्ते का, उसके बाद सोचेंगे तुमको हड़ताल करने का। मजेदार कानून है यार ये। उसके बाद फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट प्रमोटेड। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है आपने कोई कंपनी ज्वाइन की, पहली दिन आपको बता दिया जाएगा इस तारीख को गुड बाय। आपको समझ में आया?
मतलब पहले ही दिन आपको बता सकते हैं कि तू हमारे साथ इस तारीख तक है, उसके बाद तू निकल लेना भाई, तेरे को सारे बेनिफिट्स हम देंगे, बट यू गेट लॉस्ट ऑन दैट डे। तो कंपनी की आगे कोई लायबिलिटी नहीं। मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉब सिक्योरिटी इन इंडिया हैज फाइनली कम टू एन एंड। XLRI के कई प्रोफेसर्स ने बात कही है, मैं नहीं बोल रहा, एक्सपर्ट्स हैं जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस में और लेबर लॉज में। तो प्यारे दोस्तों, सोशल सिक्योरिटी को इनफॉर्मल सेक्टर के लिए एक्सपांड करने की बात है। लॉजिक क्या है सरकार का कि भैया जो मार्केट फोर्सेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इसको समझना कि 70 सालों में हुआ ये कि कानून पे कानून पे कानून पे कानून, और उससे क्या हुआ, केवल इनफॉर्मल सेक्टर बढ़ा, 90% एम्प्लॉयमेंट केवल अनौपचारिक क्षेत्र में, असंगठित। अब हम एक ऐसा सिस्टम लाए हैं जिसमें हमने कानून सारे घटा दिए, तो अब आप जादू देखिए, औपचारिक क्षेत्र में नौकरियां धड़ाधड़ 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 बढ़ेंगी। यही लॉजिक है ना सरकार का। ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें अगले 5 साल के बाद पता चलेगा। 2024 में, 2025 में क्या वाकई ये लॉजिक वर्कआउट हुआ, ये हमें पता चल जाएगा। जैसे हमें वो MSP वाले पर, मंडी वाले पर, उसका भी लॉजिक पता चल जाएगा कि वर्कआउट होता है कि नहीं। ये क्योंकि बड़े रिफॉर्म्स हैं, इनको फैक्टर मार्केट रिफॉर्म कहते हैं, तो वो हो रहे हैं भारत में। 1991 के रिफॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट रिफॉर्म थे, वस्तु और सेवा क्षेत्र के। अब हो रहे हैं फैक्टर मार्केट रिफॉर्म, और ये हो रहे हैं जब इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ध्यान रखिएगा, वो एग्जिगुअस रियलिटी को आप पूरी तरह से इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। तो क्या ये रिफॉर्म सही वक्त पे हो रहे हैं? देखिए, रिफॉर्म का कोई सही या गलत वक्त तो होता नहीं। 91 के भी तब हुए थे जब क्राइसिस थी, है कि नहीं? तो लोगों का कहना है कि बहुत अच्छा है और रिफॉर्म होने चाहिए और इससे फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। मेरा कहना है बहुत अच्छी बात है, 4 साल में हम देख ही लेंगे। तो प्यारे दोस्तों, हमारा अगला सवाल नोट करें। What is the fundamental logic given by the government in comprehensively reforming the labor codes of India? बहुत बहुत बड़े परिवर्तन है दोस्तों ये, और इससे एक भी वर्कर अब बचा नहीं रहेगा। तो हमारे ये वीडियोस हैं, देख लीजिएगा दोस्तों। अब सेस इज इक्वल टू मेस, देखो ये बहुत बड़ी खबर है, कैग की रिपोर्ट है भैया। 10 साल पहले मैंने पहली बार सेस के बारे में जब लोगों को पढ़ाया था, 10 साल पहले, हाँ, तब मैंने ये कहा था कि ये सेस का मैनेजमेंट कैसी करती है सरकारें। आप किसी भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से जिसको मैक्रो इकोनॉमी समझती पूछेंगे कि भैया ये सेस का क्या चक्कर है, वो आपको एक ही चीज बोलेगा, यार ये सेस वेस सब ठीक है बट दे डोंट मैनेज इट वेल। आप पूछेंगे कैसे मैनेज नहीं करते हैं? सेस कलेक्ट तो कर लेते हैं हजारों करोड़ों, वो एक फंड में भी चला जाता है और वो फंड पड़ा ही रहता है। यू विल बी सरप्राइज, फॉर ईयर्स एंड ईयर्स द फंड आर नॉट इवन टच्ड, वो पड़े रह जाते हैं। और the funds are collected in the name of cess and they go in the consolidated fund, designated fund में जाते नहीं हैं और कहीं और यूज हो जाते हैं। तो मतलब सेस का जो ओरिजिनल पर्पस है कि एक विशेष पर्पस के लिए लगाया गया उपकर, वो तो होता ही नहीं है, या अधिभार वो तो होता ही नहीं है, वो या तो पड़ा रह जाता है और उसके प्रोजेक्ट ही नहीं बन पाते हैं। तो फिर सेस लिया क्यों? ये मतलब ये कई सरकारों की समस्या रही है। और दूसरा, वो उस फंड में ही नहीं जा रहा है और वो जनरल दूसरे यूज में ही आ गया है। मतलब, और ये कैग की रिपोर्ट है 2018-19 की। तो 2018-19 की, अब तो कैग बदल गए, मुर्मू साहब आ गए जो जम्मू कश्मीर के बॉस थे, उनको यहां लाया गया। आई एम श्योर मुर्मू साहब की रिपोर्ट्स और अधिक पेनिट्रेटिंग होंगी, गुजरात कैडर के ऑफिसर रहे हैं वो। तो कैग कहता है कि भैया सेस इज मेस। समझ में आया आपको? सेस इज मेस क्यों कहा? काफी डैमेजिंग रिपोर्ट्स हैं कैग की। 2,75,000 करोड़ का सेस कलेक्ट किया 2019 में सरकार ने, फिस्कल ईयर में। उसमें से सरकार ने खुद के लिए 1,10,000 करोड़ रख लिया। दरअसल ये पूरा पैसा अलग अलग रिजर्व फंड में तुरंत ट्रांसफर होना चाहिए, वो ना करते हुए सरकार ने 1,10,000 करोड़ खुद के लिए रख लिया। अब मान लो किसी कंपनी में कोई मैनेजर ऐसा कर ले तो बॉस तो घसीट दे उसको सड़कों पर। अब इस कंपनी के, यानी भारत सरकार के बॉस आप और हम हैं, आम जनता। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic। अब जो मालिक है वो बेचारा समझता ही नहीं इन चीजों को, तो जो मैनेजर है वो सोच रहा है कि अभी मैं दूसरे कामों में लगा दूं थोड़ा सा पैसा। इट हैड टू एक्चुअली ट्रांसफर इट टू द रिजर्व फंड, वो उसने किया ही नहीं। ये कैग बोल रहा है भैया 1,24,000 करोड़ का सेस जो फ्यूल पे आया, क्रूड ऑयल पे 10 साल में, वो रिजर्व फंड में गया ही नहीं, ऑयल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड में। इट डिड नॉट इवन गो देयर, और वो यहां वहां यूज हो गया। जीएसटी कंपनसेशन सेस 40,000 करोड़ से कम क्रेडिट किया गया है, और सरकार एक्ट ऑफ गॉड बोर्ड के साइड पे हो गई। उसके बाद आईजीएसटी की अकाउंटिंग में भारी गलतियां हैं, टेक्निकल गलतियां, और राज्यों को पैसा कम दिया गया। सेस जो रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए था वो रिजर्व फंड में ही नहीं गया।
यूनिवर्सल सर्विस लेवी फंड रिजर्व फंड में ही नहीं गया। अरे तो भैया फाइनेंस मिनिस्ट्री कर क्या रहे हो दादा। तो कैग ने ये पूरा पूरा सारा कच्चा चिट्ठा जो है खोल के रख दिया। ऐसे मैनेज हो रही है हमारी मैक्रो इकोनॉमी। और जीएसटी रेवेन्यू शॉर्टफॉल को अगर देखें तो इस तरह का मिसमैनेजमेंट तो काफी खतरनाक है, क्योंकि राज्यों पर कोविड की मार अलग से पड़ी हुई है। तो ये कहानी है सेस की। कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है दोस्तों, सेस में सारे अबॉलिश हो जाने चाहिए। लेट अस हैव प्रॉपर टैक्सेशन, रिमूव ऑल दी सेसेस, क्योंकि ये इसमें डिस्क्रिशन इन्वॉल्व होता है। और जहां डिस्क्रिशन आया भैया गड़बड़ हुई। तो हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाट आर द वेरियस एरर्स पॉइंटेड आउट इन द सेस कलेक्शन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब आपको एक ऐसी कहानी हम सुनाने जा रहे हैं कि आपका दिल खुश हो जाएगा, बल्ले बल्ले करने लगोगे, संदीप सर जिंदाबाद करने लगोगे। नई कहानी है बिल्कुल ये। आज मैंने कहा ना, इकोनॉमी की बहुत प्यारी प्यारी खबरें आई हैं दोस्तों। दुनिया में क्या होता है कि जब बैंकों के लोन खराब हो जाते हैं, बैड लोन्स, तो बैंक उन बैड लोन्स को मार्केट में बेच सकते हैं। देयर आर पीपल हु बाय बैड लोन्स एंड बैंक्स देयरबाय कैन फ्री देयर बैलेंस शीट। बैंक अपनी बैलेंस शीट पे से बोझ हटा लेते हैं कि ये खराब लोन का बोझ हटाओ, ताकि बैलेंस शीट फ्री हो तो मैं लेंडिंग शुरू करूं, नहीं तो बैंक एनपीए के बोझ के तले ही दबा हुआ है। भारत के सभी बैंक 2012, 13, 14 से 2020 तक एनपीए के नीचे दब गए। बार बार एनपीए खत्म करने की कोशिशें हुई हैं, हर बार कोई बाधा सामने आई है। इसीलिए हाल में फिर रघुराम राजन ने कहा, बैड बैंक बना दो, सारे बैड लोन्स हटाओ, नहीं तो भारत का फाइनेंशियल सिस्टम ही डूब जाएगा। काफी प्रिकेरियस कंडीशन है आज, आपको पता ही है। यूरोपियन यूनियन में आज की तारीख में 500 बिलियन यूरो से ज्यादा के लोन खराब हो चुके हैं, जिनमें टुकड़ों टुकड़ों में पेमेंट आएगा। अब सामान्यतः क्या करता यूरोपियन सेंट्रल बैंक, इन सबको मार्केट में बेचने के लिए निकालता। अमेरिका के 4-5 बड़े डिस्ट्रेस्ड लोन बाइंग फर्म्स आती, औने पौने दाम में खरीद के ले जाती और बाद में खूब पैसा कमाती, क्योंकि उनमें से कुछ लोन वापस आ जाते हैं बाद में। तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक, जो अमेरिका से बहुत नफरत करते हैं यूरोपियंस आजकल, उन्होंने ये कहा है कि हम इस तरह से दरवाजे के पीछे की सेल नहीं करेंगे, हम अमेजन जैसी वेबसाइट बना रहे हैं। जेफरी बेजोस बहुत खुश हो रहा होगा वहां। हो सकता है ये लोग अमेजन जैसी साइट बनाए, उसके 10-15 बिलियन डॉलर का वर्थ बढ़ जाए। तो ईसीबी कहता है कि अमेरिका की डिस्ट्रेस्ड डेट फंड को मैं अपने बैड लोन्स नहीं खरीदने दूंगा। मैं तो भैया अमेजन की जैसी वेबसाइट बना के दुनिया भर के बायर्स को, छोटे छोटे बायर्स को भी इनवाइट करूंगा कि पार्टिसिपेट करो, ताकि सबको फायदा हो। 2010 के बाद जो क्राइसिस आई थी, उसमें केवल 4 बड़ी अमेरिकन कंपनीज, ब्लैकस्टोन, सेरिब्रस, लोन स्टार, गोल्डमैन सैच ने 2014 से 19 के बीच में अरबों यूरो के लोन खरीदे, जिससे उनको बहुत फायदा हुआ, बहुत प्रॉपर्टी बन गई यूरोप में उनकी। ईसीबी अब ये नहीं चाहता। तो उन्होंने कहा कि बैड लोन्स में धांधलियां होती भयंकर। दरवाजे के पीछे आपस में बैंकर बात कर लेते हैं इनसे कि मैं तेरे को ये लोन दिला दूंगा, वो तू ये खरीद ले, वो ले, और उसमें उनको फायदा कराते हैं। हम चाहते ही नहीं है, तो हम उसको ट्रांसपेरेंटली ओपन कर देंगे। शायद दुनिया में पहली बार हो रहा है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। मेरा अगला सवाल नोट करें, व्हाट इज द रेडिकल न्यू स्टेप दैट द ईसीबी इज टेकिंग टू सेल ऑफ इट्स बैड लोन्स। प्यारे दोस्तों, आपको क्या लगता है भारत की एनपीए की प्रॉब्लम किस दिन खत्म होगी और कैसे खत्म होगी? हमें बताएं, हमें बहुत रुचि है आपका उत्तर जानने में। सेशन को लाइक और शेयर कर लेना। थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग खबर है, जो डरावनी खबर भी है। अगर आप खबरों के बीच की खबर समझना जानते हैं, हेडलाइन क्या, आईबीसी ऑपरेशन सस्पेंडेड फॉर अनदर 3 months। अगर 25 सितंबर से 3 और महीने के लिए इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के कानून को ठंडा कर दिया गया है, संसद में अभी कानून लाए थे ना, आईबीसी सेकंड अमेंडमेंट एक्ट, इसीलिए इसका क्या मतलब, इकोनॉमी उठ ही नहीं रही है। सरकार की नीयत बहुत अच्छी है कि कंपनियां डूबे नहीं, जो वायबल फर्म्स हैं, जिनको बेवजह कोविड की मार पड़ गई, उनको जिंदा रखो। लेकिन इसका मतलब इकोनॉमी उठ ही नहीं रही है, नहीं तो 3 महीने और क्यों बढ़ाना पड़ता। अब खबर को समझो। हमारे यहां आर्थिक संकट भारत का अबेट हो ही नहीं रहा है। अबेट यानी ठंडा पड़ना, यानी फिर से ग्रीन शूट्स आना, वो हो नहीं रहा है। तो भारत सरकार क्या कह रही है कि भाई अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो अच्छी खासी कंपनियां भी इंसॉल्वेंसी कोर्ट पहुंच जाएंगी। आपको यह पता है ना कि कोई ऑपरेशनल क्रेडिटर होता है किसी कंपनी का। जैसे मैंने किसी कंपनी को 1 लाख रुपए की स्टेशनरी बेची और वह कंपनी मुझे बिल ही नहीं चुका पा रही, तो मैं उसको उठा के दिवालियापन कोर्ट में ले जा सकता हूं। और आज तो बहुत सी कंपनियों की यह हालत है। इसलिए सरकार कानून लेकर आ गई, आईबीसी सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 2020 मॉनसून सेशन में, कि 3 महीने के लिए आईबीसी बंद 25 सितंबर से आगे। पहला सस्पेंशन 17 मई से आया था और पूरी उम्मीद थी कि सितंबर तक तो ग्रीन शूट क्या, हरी फसलें लहला आएंगी। 3 महीने के लिए सब कुछ आगे बढ़ा दिया गया है। मैं आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों, बहुत भारी मन से, अगर पैंडेमिक कंट्रोल में नहीं आया, ये रोज के 1 लाख केसेस, 1100 मौतें,
तो 3 महीने बाद ये फिर से 3 महीने आईबीसी आगे बढ़ेगा, क्योंकि विदाउट गेटिंग अ फर्म हैंडल ऑन पैंडेमिक, वो वैक्सीन से हो या 5 तरीकों से हो जो आज के आखिरी एडिट में हिंट देके छोड़ूंगा मैं आपको, तब तक इकोनॉमी उठेगी नहीं। तो हम सबको बहुत बहुत अब कोऑपरेट करना है, अपने आप को सुरक्षित रखें, दिन में 8 बार साबुन से हाथ धोएं, अलग अलग समय पे एक ही साथ 8 बार मत धो लेना, मास्क पहन के निकलो, ग्लव्स पहन के निकलो, डिस्टेंसिंग रखो, बंद एसी कमरे में मत बैठो। लोग ये कर नहीं रहे हैं, ये बहुत बहुत चिंता की बात है, बहुत चिंता। एमपी के होम मिनिस्टर ने बोला मैं तो मास्क ही नहीं लगाऊंगा, तो अखबारों ने उनका चेहरा ही हटा दिया सब तरफ से, बाकी बॉडी रखी, चित्र में चेहरा पूरा सफेद कर दिया, तो अगले दिन से मास्क पहन रहे हैं। अब कहीं ना कहीं मुझे आपको सबको, अगर हम ही नहीं कोऑपरेट करेंगे तो कैसे कंट्रोल में आएगा पेंडेमिक, और फिर ये सब होगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? रघुराम राजन का कहना है कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, इसलिए क्योंकि मोदी सरकार का आईबीसी मोदी सरकार की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। पहली बार किसी ने प्रमोटरों को जिम्मेदार बनाया कंपनी के डूबने के लिए। अब आप आईबीसी को आगे बढ़ा रहे हो, जिससे संदेश ये जा रहा है कि आईबीसी तो एक दंड है, कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग नहीं है, ये एक दंड है। तो फिलोसॉफिकल मैसेज जो ये रघुराम राजन कह रहे हैं, सरकार ने जो पहले दिया था कि आईबीसी एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है हर किसी के लिए कैपिटल को फ्री करने का, अब आप एक रिवर्स मैसेज दे रहे हो कि ये डिजायरेबल कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग ना होते हुए पनिशमेंट है। सरकार कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार का कहना है हम वायबल फर्म्स को बचाएंगे, भले ही इस चक्कर में कुछ अनवायबल फर्म 3 महीने और जिंदा रह जाए। तो ठीक है, ये भी एक बात तो होती है। तो हमारा अगला सवाल, आई होप आपको ये पूरा एनालिसिस अच्छे से समझ में आ रहा है, और ये सब सिलेबस ओरिएंटेड है, जीडी इंटरव्यू ओरिएंटेड है। भले ही आपको इकोनॉमी ज्यादा नहीं आती हो, ऐसा करते रहोगे हमारे साथ सीरीज में। आज 26वां सेशन है, 60 तक जाएंगे, सब सीखने में आपको आ जाएगा। मेरा अगला सवाल नोट करें, व्हाट आर द वेरियस डायमेंशंस एसोसिएटेड विद द गवर्नमेंट्स 3 मंथ पोस्टपोनमेंट ऑफ आईबीसी। अब ये चीन जो है भैया भारी फड़फड़ा रहा है। चाइना ने साफ कर दिया है 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन यूएन के, कि भैया ऐसा है कि भैया ये भारत को जो है स्थायी सीट सुरक्षा परिषद में कैसे दे दें, हैं कैसे दे दें, मतलब उन्होंने चीनी भाषा में ने धुआं तो भारत ने कहा है कि कैसे नहीं दे दो। 1945 का ढांचा 2020 में तुमको रेलेवेंट कैसे लग रहा है? और 5 में से 4 लोग तो मेरे फेवर में हैं। चाइना कहता है कि किसी एक देश को परमानेंट मेंबर बनाने के बजाय हम बोलते हैं पैकेज सॉल्यूशन लेकर आओ, सारे देशों को लाओ, हर किसी को कुछ ना कुछ दो। अब G4 ग्रुप होता है, इंडिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील, ये चारों बनना चाहते हैं परमानेंट मेंबर। इनका कहना यह है, और इन सबके अलग अलग समर्थक हैं, कि अल्टीमेटली रिफॉर्म कर क्यों नहीं रहे हो? तो होता क्या है कि ये 5 चौधरी हैं, परमानेंट 5, जो पांचों के पांचों न्यूक्लियर 5 भी हैं। 1945 का द्वितीय विश्व युद्ध जीता अमेरिका ने, यूके ने, फ्रांस ने, सोवियत संघ यानी रशिया ने, और रिपब्लिक ऑफ चाइना जो बाद में बन गया पीआरसी ने। ये 5 तब से चौधरी बन के बैठ गए। अभी किसी छठे को आने ही नहीं देते परमानेंट, और वीटो के साथ तो बिल्कुल ही नहीं। तो उसको बदलने की जरूरत है। समझ में आ गया आपको? हमारा अगला सवाल, एक्सप्लेन द वेरियस डेवलपमेंट्स पर्टेनिंग टू इंडियाज क्लेम ऑन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबरशिप। प्यारे दोस्तों, फिर से कैग की रिपोर्ट आ गई, और एक के बाद एक से एक रिपोर्टें आई हैं। कैग ये कहता है कि विवाद से विश्वास स्कीम सरकार की बहुत बढ़िया स्कीम आने के बावजूद एक बहुत बड़ी समस्या ये हुई है कि जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं, शायद वो विवाद से विश्वास की बजाय विश्वास से विवाद में ज्यादा यकीन रखते हैं। क्योंकि जो वादा किया गया था यूनियन बजट में, ये क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ टैक्स लिटिगेशंस विल गो डाउन एंड द अमाउंट टाइड अप इन टैक्स लिटिगेशन विल गो डाउन, वो फिर से सारे ऊपर जा रहे हैं। तो फिर विवाद से विश्वास लाने का फायदा ही क्या हुआ? यह है कैग की रिपोर्ट डेटा के साथ आपके सामने। तो आज जो केसेस अपील में हैं ट्राइब्यूनल्स वगैरह में या कमिश्नर के पास, 5,60,000 करोड़ के हैं, जो उस वक्त भारत सरकार के फिस्कल डेफिसिट से ज्यादा थे 2 साल पहले। आज का कितना है इस साल का बताइएगा। और फिर उनका कहना है, कैग ही की अगली रिपोर्ट, कि डीमोनेटाइजेशन से टैक्स बेस बढ़ा था और सब बहुत प्रसन्न थे। पिछले 1.5-2 साल में वो सारे गेन्स वाइप्ड आउट, और अब लोगों ने फुल स्केल टैक्स रिविजन अलग से शुरू कर दिया है। तो सरकार को फिर से कमर कसनी होगी, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाट आर द वेरियस मिथ्स दैट द कैग हैज बस्टेड पर्टेनिंग टू द इनकम टैक्स सिचुएशन इन इंडिया। दोस्तों, ये सब चल रहा है पैरेलल में, थोड़ी इन चीजों पे भी ध्यान देंगे। वाटर स्ट्रेस दुनिया में बढ़ रहा है, स्कैर्सिटी बढ़ रही है, सोशल अनरेस्ट बढ़ रहा है, और जहां वाटर इंसिडेंट इन्हें लड़ाइयां सबसे ज्यादा हुई हैं, और वो आपके सामने है। वाटर इंसिडेंट यानी सीरियस स्कर्मिशेस, येमेन, इराक, इंडिया, पाकिस्तान, कीनिया।
तो कहीं ना कहीं वाटर स्ट्रेस से निपटना वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए, रिचार्जिंग के जरिए बहुत ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट अपने हिसाब से दौड़ा जा रहा है, लेकिन स्टॉक मार्केट पूरी तरह से दो चीज़ों पे चल रहा है। रियल इकोनॉमी से तो पूरा डीलिंक हो चुका है। ग्लोबल सेंट्रल बैंक लिक्विडिटी फ्लो उसको ऊपर उठा देती है, और अगर ग्लोबल बाजार गिरते हैं तो भारत का स्टॉक बाजार भी तेजी से गिरता है। तो हमारी रियल इकोनॉमी से लिंक अब बहुत टेन्युअस हो गया, हल्का हो गया है, और ग्लोबल से लिंक ज्यादा हो गया। तो ये एक अलग ही खेल भारत में स्टॉक बाजार का पूरा चल रहा है। प्यारे दोस्तों, अंग्रेजी में जरा सी भी दिक्कत हो इस कोर्स में आज के आज एनरोल कर लें। 100 सेशंस का ये एक ऐसा अद्भुत कोर्स है जो आप आराम से 6-7 महीने में पढ़ें, समझें, और आपको बहुत बहुत फायदा होगा। हमारी मेंबरशिप जरूर लीजिए। लेवल 1 में आइए, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने के ऑप्शंस यूट्यूब देता है। नीचे ज्वाइन का बटन है। आपकी करंट अफेयर की सारी प्रॉब्लम यहाँ प्रीमियम सेक्शन में दूर होगी। साथ ही साथ पावर ऑफ 10 में अगर आएंगे तो आपको टॉप लेवल एडिटोरियल एनालिसिस भी मिलेंगे। ये हैं सारे डिलीवरेबल्स। अद्भुत सीरीज है और ये कॉम्बो में बहुत बढ़िया है। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो ये है, नहीं तो हमें आप ईमेल करें, मोबाइल नंबर के साथ टीम रिजॉल्व करेगी। आज के 2 एडिट्स जो हैं, अरे बिल्कुल दिलो दिमाग खोल देने वाले हैं। पहला एडिट इस लाइट में है। पूरे भारत भर में आज भारत बंद का किसानों ने आह्वान किया था। कहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ, और सभी राज्यों में कई जगह समर्थन है, कई जगह भारी विरोध है। सबके अपने अपने कारण है। मैं आपको ऑलरेडी अलग से सेशन में 2.5 घंटे में बता चुका हूं। इस लाइट में ये जो फार्म प्रोटेस्ट अक्रॉस इंडिया की बात है, श्वेता सैनी और सिराज हुसैन कहते हैं एमएसपी तो अच्छी व्यवस्था है, लेकिन एमएसपी की बहुत सारी समस्याएं भी हैं। किसान जो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बंद कर देते हैं क्योंकि सिर्फ 2-3 में पैसा बहुत मिलता है। ये पंजाब में हम देख रहे हैं। तो अगर आप डाइवर्सिफाई ही नहीं करोगे तो आपको वैल्यू ही नहीं मिलेगी, तो फार्म रिफॉर्म हो कैसे पाएगा। तो भारत सरकार के लिए राइट अप्रोच ये है कि राज्यों से बात करो, उनको विश्वास में लो, और एपीएमसी मंडियों के बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करो, तो जाके सब कुछ ठीक होगा, नहीं तो दिक्कत होगी। पढ़ लेना एडिट, बहुत काम का है। और ये एडिट है जो दिमाग खोलने वाला है। भारत ने अगर पैंडेमिक को कंट्रोल में नहीं लाया तो आप इकोनॉमिक रिबाउंड भूल जाइए। पैंडेमिक को अभी भी कंट्रोल में लाने के 5 पॉइंट है। पहली बात, यूनियन स्टेट लोकल लेवल पर उसको सीरियसली लो। दूसरी बात, दुनिया के बेस्ट एक्सपीरियंसेस से तुरंत सीखो। तीसरी बात, साइंस और एक्सपर्टीज पे ध्यान दो, अनसाइंस पे नहीं। चौथी बात, इस मामले में राजनीति खत्म करो। 5वीं बात, नागरिकों मास्क पहनो। और अगर यह सब नहीं किया, क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर निकलते चले जाएंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट नहीं बढ़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भारत के नीति निर्धारक और भारत का हर नागरिक इसको देखेगा, समझेगा। दोस्तों, 5 पॉइंट दिए हैं। कोई छठा आप ऐड करना चाहें कमेंट हेड में कीजिए। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप कंट्रीब्यूट करना चाहें पीटी को तो डायरेक्टली कर भी सकते हैं। थैंक यू सो मच। कंटेंट साइड में जुड़ना है, ऑप्शंस आर अवेलेबल। ये हमारा इस वीक का शेड्यूल है। जैसे मैंने कहा, कभी 10-15% ऊपर नीचे होता है, हम आपको इन्फॉर्म रखते हैं। कोशिश करेंगे सब कुछ अप टू डेट हो। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपसे पुनः भेंट होगी प्यारे साथियों। नमस्ते, जय हिंद।